वेलकम गाइज। हम यहाँ पर जैसे हमारे लास्ट के जो लेक्चर थे उसमें हमने पढ़ा था कैसे हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं और कैसे मोलैरिटी और मोलैलिटी का क्या कंसेप्ट होता है, इसके बारे में हमने सारी चीजें डिस्कस की थी। आज हम जो नया कंसंट्रेशन टर्म है नॉर्मेलिटी, इसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इसमें होता क्या है, जैसे हमने मोलैरिटी में पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ मोल्स जो सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ये पढ़ा था ना। अब हम क्या करते हैं यहां पर भी, जैसे अगर हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम अगर कितना है 1 लीटर है, ठीक है, तो सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट present in the 1 liter volume of the solution is known as normality. Number of gram equivalents of solute present in the 1 liter volume of the सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर हमने कहा क्या है कि ये टर्म भी क्या है, कंसंट्रेशन टर्म। जैसे हमने प्रीवियस वीडियोज में देखा था कि कंसंट्रेशन टर्म हम यूज क्यों करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट को बताने के लिए जिन टर्म्स की हेल्प ली जाती है उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम कंसंट्रेशन टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, इसमें भी हम हमेशा जो भी चाहे मोलैरिटी होगी नॉर्मेलिटी होगी, उसमें हम किसकी बातें करेंगे, सॉल्यूट की, ठीक है। तो यहां पर क्या है, जो नॉर्मेलिटी क्या होती है, कहा मैंने कि 1 लीटर वॉल्यूम में किसका, सॉल्यूशन का, उसमें सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट हैं, उसी को क्या बोलेंगे, नॉर्मेलिटी बोलेंगे, ठीक है। अब अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, नॉर्मेलिटी इसको किससे शो करते हैं, कैपिटल एन इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। ये किसमें होना चाहिए, लीटर में, ठीक है। अब जैसे हमने मोलैरिटी में क्या बोला था कि अगर हमारे पास वॉल्यूम किस में दिया गया होगा, एमएल में दिया होगा, तो हम इस फॉर्मूले, जैसे वहां पर हम क्या पढ़े थे, जो प्रीवियस वीडियो है आप उसको देख लीजिए, कि अगर हम क्या करेंगे, जैसे अगर मैं बात करूं 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 ml हुआ, या मैं इसको ही अगर ऐसे लिखूं 1 ml इक्वल टू 1/1000 लीटर, या 1000 में क्या लिख सकता हूं मैं, 10 टू द पावर 3, या ये 1 ml कितना हो गया, फिर अगर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 10 टू द पावर -3 लीटर भी हम लिख सकते हैं, ओके। अब अगर हमारे पास सॉल्यूशन जो नॉर्मेलिटी, अगर हमारे पास क्या दिया होगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन किस में दिया होगा, ml में दिया होगा, ठीक है, इतना फॉर्मूला ये है। अब अगर हमारे पास जो ये सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर मैं इसको दूसरा फॉर्मूला यहां पर लिखूं तो क्या आ जाएगा, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब अगर वॉल्यूम किस में है, एमएल में दिया है, ठीक है ना, तो एमएल को क्या लिखूंगा मैं, 10 टू द पावर -3 लीटर लिखूंगा। 10 टू द पावर -3 किस में है, डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, 10 टू द पावर 3, तो मतलब 10 टू द पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 1000। तो इस पूरे के पूरे फ्रैक्शन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूं क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो जैसे हमने मोलैरिटी पढ़ा था, मोलैरिटी में सारी चीजें अच्छे से डिस्कस की है, ओके। तो अब नेक्स्ट, अब इसमें हम देखते हैं, अब यहां पर अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा
कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो अब उसके बारे में बात करते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। देखिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते थे तो क्या लिखते थे, ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट लिखते थे, ठीक है ना। तो यहां पर भी क्या आएगा कि ग्राम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में यहां पर मॉलिक्यूलर वेट ना आकर के क्या आएगा, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या होता है, ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट। ओके, तो अगर अब मैं इस फॉर्मूले को किस में रख दूं, अगर डायरेक्ट, अभी हम पूरा इसके में सीखेंगे कि कैसे हम इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करते हैं इन केस ऑफ हमारे पास अगर कोई एलिमेंट दिया है, ठीक है, या कोई हमारे पास सॉल्ट दिया है, एसिड है, बेस है, तो उन सारे केसेस में इक्विवेलेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी इसके बाद तुरंत डिस्कशन करते हैं। पहले नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में इसको रखते हैं अगर हम, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट था, तो इसके लिए क्या लिख दूं मैं, ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अगर लीटर में दिया है तो ये फॉर्मूला होगा, डायरेक्ट हम इससे अपने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। अब अगर हमारे पास जो वॉल्यूम है वो किस में दिया है, लीटर में न दे करके किस में दिया है, जो दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था ml में दिया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास वॉल्यूम किस में है, ml में है, तो इस फॉर्मूले इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस किसके बारे में कर ली, हम कैसे नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है नॉर्मेलिटी के केस में, कि हम अलग अलग केसेज में इक्विवेलेंट वेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसको देखते हैं। फर्स्ट में हम पढ़ते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट दिया तो उसका इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट इक्वल टू जो भी हमारे पास उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट दिया होगा, ठीक है, हम उसको अगर किससे डिवाइड कर देंगे, उस एलिमेंट की किससे, वैलेंसी से, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास इजीली इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, अगर हमें किसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, सोडियम का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। सोडियम होता है क्या है, 2,8,1। अब सोडियम का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है, बोलिए 23। इसकी वैलेंसी कितनी है, 1। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, 23। क्लियर। अब अगर मैं ऐसे ही एल्यूमिनियम की बातें करता हूं, ठीक है, एल्यूमिनियम कितना होता है, 2,8,3। इसका एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना होता है, 11। इसका होता है 13। तो अगर मैं बातें करूं किसकी, तो इसका जो एल्यूमिनियम है, इसका जो क्या होता है एटॉमिक वेट, वो कितना होता है, 27। वैलेंसी कितनी है, 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 9 इसका आ गया इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या है, इक्विवेलेंट वेट एक क्या होती है, रिलेटिव क्वांटिटी होती है, इसकी कोई यूनिट वैसे होती नहीं है। पर अगर हम
जो भी हमारे पास इक्विवेलेंट वेट में अमाउंट को, अगर इस वेट को अगर हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ग्राम में लेते हैं, तो उस केस में इक्विवेलेंट वेट क्या कहलाता है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट वेट। आप इसको कहीं आप बुक्स में देखते हैं कैसे दिया जाता है? GEW करके। ठीक है, मैंने क्या बोला? अगर हमारे पास जो भी हमारे पास सब्सटेंस है, ठीक है, वही हम सॉल्यूशन में पढ़ रहे, तो जो हमारे पास क्या, अगर कोई भी सॉल्यूट होगा, उसकी अगर अमाउंट किस में दी होगी? ग्राम में दी होगी, तो उस केस में जो इक्विवेलेंट वेट होगा उसको क्या बोलेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट वेट बोलेंगे। क्लियर है ना? तो इसकी यूनिट भी क्या होगी? जैसे इसका क्या है, एटॉमिक वेट का क्या होता है, उससे रिलेट करके हम उसकी क्या कर सकते हैं, यूनिट को भी वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया कि क्या, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। कुछ है, कुछ नहीं, जैसे क्या आप किसको कैलकुलेट, जो हमारे पास क्या होगा, जो अगर इसकी अमाउंट की बातें करेंगे हम, ठीक है, अमाउंट दिया होगा, ये इसकी यूनिट तो क्या होती है? ग्राम पर मोल होती है ना। अगर हमारे पास अमाउंट किस में दिया होगा? ग्राम में दिया होगा, तो उस केस में हम किसको क्या बोलेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट वेट बोलेंगे। ठीक है ना, तो ये तो हमने एलिमेंट के बारे में बात कर ली। अब अगर मैं किसी सॉल्ट की बात करता हूं, ठीक है, पहला केस ये हो गया इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने का। सेकेंड केस अगर हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, इस केस में हम इक्विवेलेंट वेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसका मैं अगर बताऊं तो जो भी हमारे पास सॉल्ट दिया होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट अपॉन टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। ठीक है ना, तो इस केस में ऐसे हम देखेंगे। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, हमारे पास एक सॉल्ट है क्या, NaCl। ठीक है, NaCl है, तो इसका जो हमारे पास क्या होता है, अगर मैं इसका वो कैलकुलेट करूं क्या, मॉलिक्यूलर वेट, तो कितना होगा? 23 प्लस 35.5। ठीक है, कितना हो गया? 58.5 क्या ग्राम पर मोल। और उसके लिए बात करते हैं अब इस पर NaCl है, तो NaCl किस होगा कैसे? अगर मैं इसको किस से मिलकर बना है, Na प्लस और Cl माइनस से मिलकर बना है, तो जो कैटायन है उस पर कितना चार्ज है? +1 चार्ज है। ठीक है, तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो कितना आएगा? 58.5 अपॉन 1। तो इस केस में इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? 58.5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब क्या कर रहे हैं, इतना क्लियर हमने देख लिया कि कैसे हम चीजों को देखेंगे। अब देखिए कि ये तो हमने सॉल्ट के केस में, हम ऐसे ही सॉल्ट के हर केसेस में क्या कर देंगे, जैसे AlCl3 दिया है आपको, तो आप AlCl3 का भी इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। AlCl3 बना किससे है? जैसे आप AlCl3 को कैलकुलेट करना है आपने, तो AlCl3 का मॉलिक्यूलर वेट आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना, तो उसके बेस अब AlCl3 किससे मिलकर बना होगा? Al+3, और अगर आप इसका आयनाइजेशन करेंगे तो 3Cl माइनस, तो कैटायन पर कितना पॉजिटिव चार्ज है? +3। तो उस मॉलिक्यूलर वेट को आप किससे डिवाइड कर देंगे? +3 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। ठीक है ना, ये हमने दूसरा केस डिस्कस कर लिया। अब हम थर्ड केस डिस्कस करते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। तो यहां पर हम एसिड की अगर बात करते हैं, या कोई भी एसिड दिया है हमारे पास, जैसे H2SO4 है, HCl है, या HNO3 है, इन सब के केस में अगर हम इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब ये 1 बाय 1 ये डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड होता क्या है? ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड के बारे में देखेंगे तो ये होगा क्या, इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड, एसिड की बेसिसिटी। ठीक है,
अब हम कैसे बेसिसिटी को कैलकुलेट करते हैं ये देखिए। बेसिसिटी होती क्या है इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास हम एक इजीएस्ट एग्जांपल लेते हैं HCl। HCl कितने H प्लस रिप्लेस कर सकता है? 1 H प्लस, ठीक है। अब H2SO4 है, ठीक है ना। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, इस तरीके से रहता है इसका स्ट्रक्चर। तो ये कितने H प्लस रिप्लेस कर सकता है? यहां से एक, यहां से। तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 2 हैं, या हाइड्रोजन एटम्स बोलिए या क्या बोलिए, H प्लस आयंस बोलिए, ठीक है। तो ये हो गया। अगर HNO3 की बात करूं तो यहां से कितना H प्लस रिप्लेस कर सकता है? ये 1। तो जितने H प्लस या जितने अगर कोई भी एसिड है वो कितने H प्लस रिलीज कर सकता है, ठीक है ना। वही उस एसिड की क्या कहलाती है? बेसिसिटी कहलाती है। क्लियर। तो H2SO4 की बेसिसिटी कितनी होगी? 2। HNO3 की बेसिसिटी कितनी होगी? 1। HCl की बेसिसिटी कितनी होगी? 1 हो गया, ठीक है। तो अगर मैं HCl का इक्विवेलेंट वेट, अब मैं 1 बाय 1 का क्या करता हूं, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करता हूं, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? ये 35.5 इसका हो गया, Cl का और H का कितना हो गया? 1, तो 36.5, और अपॉन क्या इसकी बेसिसिटी कितनी है? 1। और H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? देखिए, सल्फर कितना है? 32, और ये ऑक्सीजन का 16, तो 64 प्लस 32, ठीक है ना। कितना हो गया? 64 प्लस 32 96, और ये कितना हो गया? 2 हमारे पास H है, तो कितना हो गया? प्लस 2 करेंगे, कितना हो गया? 98, और बेसिसिटी कितनी है? 2। क्लियर। तो इन दो केसेस में हम देखते हैं, आप उस एग्जांपल को भी आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा? 36.5, और 98 डिवाइडेड बाय 2 है, तो कितना आ गया? इसका इक्विवेलेंट वेट 49। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल, आप वो मैंने तरीका बता दिया, आप सारे एग्जांपल को क्या कर सकते हैं, किसी भी जो आपके पास क्या है एसिड है, ठीक है, उसमें क्या कर सकते हैं आप, नॉर्मल कंडीशन में इस तरीके से, अगर कोई कंडीशन वहां पर नहीं दी है, ठीक है ना, अगर आपको H2SO4 डायरेक्ट दिया जाए, उसको बोला जाए कि आप उसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करिए, तो ऐसे आप काम करेंगे। और ध्यान रखिए कि अगर कोई रिएक्शन है, किसी रिएक्शन में आपको पर्टिकुलर कोई केस मेंशन कर रहे हैं कि कोई बेस है या कोई भी आयन जो भी है वो इस एसिड के केवल एक H प्लस को क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है, तो उस केस में आप उसकी बेसिसिटी को जितना, मान लो उसने बोल दिया कि एसिड के एक H प्लस को क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है, तो वहां पर आप बेसिसिटी इस केस में 2 नहीं लेंगे, क्या लेंगे? 1 लेंगे, क्योंकि वो मेंशन कर रहा है। मैंने क्या बोला कि बेसिसिटी होती क्या है कि एसिड कितने H प्लस क्या कर एसिड से वो हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर किसी केस में अगर ये मेंशन कर दिया गया है कि केवल एक H प्लस डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, ठीक आई बात समझ में। तो उस केस में आप क्या करेंगे? उसकी जो बेसिसिटी है उसको 1 कंसीडर करके काम करेंगे। क्लियर हो गया ना। अभी हम जैसे ही हमारे सारे टॉपिक हो जाएंगे, मैं कैसे एक एग्जांपल दूंगा ये आपको, कि जैसे हमारा मोलैरिटी है, सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो जाए, इसके बाद हम स्ट्रेंथ में आएंगे, फिर मोलैरिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होते हैं, कैसे आप डेंसिटी से चीजों को वो करते हैं, या जो मोलैरिटी मिक्सिंग के केस में क्या होती है, ये 1 बाय 1 सारे जो भी टॉपिक हैं, और मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में ये रिलेशनशिप क्या होता है, इसके बाद आएगा फॉर्मेलिटी क्या होती है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम पूरा एक सीरीज किसमें बनाएंगे, सारे के सारे जितने पॉसिबल न्यूमेरिकल्स हैं उनको सारे के सारा डिस्कस करेंगे। अभी आप कंसेप्ट समझिए कि होता क्या है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको कि एसिड के केस में हम कैसे उसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। अब क्या है, अब नेक्स्ट केस है कि अगर हमारे पास क्या दिया है, कोई बेस दिया है, ठीक है ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, तो यहां पर क्या होगा, सेम है कि क्या लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस अपॉन क्या आ जाएगा, बोलिए। अब बेस था तो बेस की, एसिड था तो उसकी क्या थी, बेसिसिटी थी, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, बेस है तो एसिडिटी ऑफ बेस, ठीक है। अब एसिडिटी क्या होती है, जैसे आपने सीधी सी बात है, थोड़ा जैसे अगर हम उस एसिड और बेस कंसेप्ट की ओर जाएं, तो क्या होता है कि जैसे आरएनएस कंसेप्ट की ओर अगर हम जाते हैं, तो कोई भी जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन देता है वो क्या होता है,
एसिड होता है, और जो कोई भी स्पीसीज जो क्या करता है एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस रिलीज करता है, वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या होगा कि एसिडिटी ऑफ बेस को हम डिफाइन करते हैं, एसिडिटी ऑफ बेस। तो कितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस ग्रुप, कितने वो OH माइनस क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, उसी को क्या बोलेंगे हम, उसकी एसिडिटी बोलेंगे। जैसे NaOH है, ठीक है। NaOH की बात करूं तो Na ये किससे मिलकर बना होगा, Na अगर इसको मैं एक्वस उसमें डालूंगा या कहीं पर भी तो किससे, Na प्लस और OH माइनस से। तो कितना OH माइनस रिलीज कर रहा है, A। तो NaOH की जो क्या होगी, एसिडिटी होगी, ये बेस है ना, तो इसकी एसिडिटी कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करूं, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट किसका करूं, अगर मैं NaOH का कैलकुलेट करता हूं तो क्या आ जाएगा, बोलिए, ये 23 प्लस 16 39 प्लस 1 40 हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। तो और उसकी कितने ये OH माइनस रिलीज कर रहा है, 1। इसका जो क्या होता है, जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो भी किसके बराबर होता है, 40 के बराबर होता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, CaOH होल ट्वाइस। ये इसका अगर मैं तो ये कितने देख, यहां से कितने OH माइनस रिप्लेस कर सकता है, 2। ठीक है। तो इसकी बेस एसिडिटी कितनी होगी, CaOH होल ट्वाइस की, CaOH इसकी जो क्या है एसिडिटी है वो कितनी है, 2 हो गया। तो अगर मैं इसका क्या कैलकुलेट करता हूं, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करूं तो कैसे कितना होगा, Ca का कितना होता है 40 प्लस ये 2 है तो ये कितना हो गया 32 प्लस 2 हाइड्रोजन है आपके पास, ये 2 ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट अपॉन कितना 2, कितना हो गया ये 40 प्लस 32 हो गया 72, 72 प्लस 2 74 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया ये 37। क्या आ गया CaOH। इसका अगर हम इक्विवेलेंट वेट की बात की, ये क्या कैलकुलेट किया हमने, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट किया। ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमने डिस्कस की कि इक्विवेलेंट वेट हम कैसे न्यूमेरिकल में, अगर आपके पास दिया होगा कि ये तो आपका एक जनरलाइजेशन है। ठीक है। अभी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में अगर कंडीशंस चेंज करेगा कोई न्यूमेरिकल में अगर कंडीशंस चेंज होंगी, कि वहां पर पर्टिकुलरली मेंशन कर दिया कि जैसे कोई भी हमारे पास दिया गया है कि कोई भी आप किसी भी रिएक्शन में, जैसे ये NaOH यहाँ तो चलो एक ही है, यहां पर अगर दे दिया कि इसकी क्या है, इसमें केवल एक OH रिप्लेस कर पा रहा है वो। ठीक है। तो इस केस में इसके अगर ऐसा मेंशन कर दिया तो आप क्या लेंगे उसको, उस समय में उस कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, यहाँ पर एसिडिटी उसकी 2 होकर के कितनी होगी, 1 होगी। अभी हम इसका एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो एक यहाँ पर फॉर्मूला होता है, ये तो आपको समझ में आया होगा। एक फॉर्मूला होता है, जैसे हम लैब में काम करते हैं, आपको नॉर्मल सॉल्यूशन बनाने के लिए बोला जाता है, तो हम क्या यूज करते हैं, EnV अपॉन 1000 रख के कैलकुलेट कर लो कहते हैं। देखते हैं कैसे होता है। देखिए नॉर्मेलिटी का हमने जो फॉर्मूला अभी पढ़ा था, ठीक है, नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में हमने क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को क्या बोला था, ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या बोला था, सॉल्यूट। ठीक है। अभी जो इससे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था तो क्या बोला था उसका, ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इसको मैं अगर क्या लिख देता हूं, W लिख देता हूं। ठीक है ना। अपॉन बोलिए क्या लिखा था, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, इसको मैं अगर क्या लिख देता हूं, E लिख देता हूं। ठीक है। इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये अगर किस में दिया है, ml में दिया है। ठीक है। तो इस पूरे उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते थे, 1000 से मल्टीप्लाई करते थे। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, n इक्वल टू क्या आ गया बोलिए, W क्या है, ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है। इक्विवेलेंट वेट कितना, को क्या दिखाया मैंने, E से दिया है, डिनोट किया है। ठीक है ना। और ये कितना है, V है। ये क्या हो गया, और ये V किस में है, ml में दिया है। ठीक है। यहां मेंशन किया है। तो अगर मैं W की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा, N इंटू E इंटू V, या इसको मैं क्या लिख देता हूं, EN
E इंटू एन इंटू वी, ठीक है, अपॉन 1000। तो ये फॉर्मूला यहां से आता है। आप क्या करेंगे, कहीं पर भी आपको जो अगर आपसे अमाउंट कितना आपको पता करना है कि सॉल्यूशन बनाते समय, क्योंकि आपके पास तो होगा क्या, उसकी अमाउंट ही तो आप यूज करेंगे, उसको कितना किस सॉल्यूशन में डालना है, ठीक है। तो आपके पास उसका आप क्या करेंगे, उसका इक्विवेलेंट वेट पता कर लेंगे, ठीक है। आपको ये कंडीशन दिया होगा कि आपको कितना नॉर्मल बनाना है, आप उसको रख लेंगे, वहां पर भी न्यूमेरिकल में आएगा, हम पूरा डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम आपको पता है, तो इस फॉर्मूले को, अब ये कब है, जब हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो किस में दिया हो, अगर ml में दिया हो, ठीक है। तो आप ऐसे करेंगे। अगर इसी फॉर्मूले को क्या कर लू मैं, EnV लिख देता हूं, ठीक है। तो ये क्या होगा, जब वॉल्यूम किस में दिया है आपके पास, वॉल्यूम अगर किस में है, लीटर में दिया है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके डायरेक्ट रख वो अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो रिलेशनशिप होती है, कैसे मोलैरिटी में क्या रिलेशनशिप होती है, नॉर्मेलिटी में कैसे चीजों को, एक चीज यो दूसरी चीज से कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, डेंसिटी से क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। और जैसे नेक्स्ट क्या है कि जैसे जो मिक्सिंग, अगर हमने दो सॉल्यूशन मिक्स कर दिए तो उस केस में कैसे हम इन चीजों में वेरिएशन आता है या क्या उनमें कंसेप्ट होते हैं, उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।